नमस्कार। कभी घड़ी को देखकर सोचा है कि ये सिर्फ समय बताने वाली एक मशीन नहीं है। इसके पीछे एक कमाल की कहानी है जिसमें ड्रामा है, इंसानी जिद है और कुछ ऐसे राज हैं जिन्होंने हमारी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं घड़ी की इस अविश्वसनीय कहानी को। आज हम सबके लिए समय देखना कितना आसान है ना? बस कलाई पर नजर डाली या फोन निकाला। लेकिन जरा उस दौर के बारे में सोचिए जब सही समय न जानने का मतलब मौत हो सकता था। खासकर उन लोगों के लिए जो विशाल अंधीन समंदर में महीनों का सफर करते थे। आखिर समय में ऐसा क्या था जो उसे इतना जानलेवा बना देता था? खुद को एक पुराने जहाज के कैप्टन की जगह रखकर देखिए। चारों तरफ बस पानी ही पानी, जमीन का कोई नामो निशान नहीं। सूरज और तारों की मदद से ये तो अंदाजा लग जाता था कि जहाज उत्तर या दक्षिण में कहाँ है, जिसे लैटिट्यूड कहते हैं। लेकिन पूरब या पश्चिम आप कहाँ हैं, इसका पता लगाने का कोई भी तरीका नहीं था। और यही थी देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड की पहेली। इस एक जानकारी के बिना जहाज बस भटकते रहते थे, चट्टानों से टकराते थे और समंदर में खो जाते थे। देखिए, ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो चुकी थी कि 1714 में ब्रिटिश सरकार ने एक बहुत बड़े इनाम का ऐलान कर दिया। आज के हिसाब से सोचें तो करोड़ों रुपए। ये इनाम उस इंसान को मिलना था जो समंदर में देशांतर पता लगाने का सटीक तरीका खोज निकाले। और बस यहीं से घड़ी के इतिहास की कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। तो इसका हल क्या था? एक घड़ी। एक ऐसी घड़ी जो घर के बंदरगाह का समय एकदम सटीक बताती रहे, चाहे जहाज कहीं भी हो। लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। उस जमाने की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी थी पेंडुलम वाली घड़ियां। और वो समुंदर की लहरों पर एकदम बेकार थीं। जहाज का हिलना डोलना उनके पेंडुलम की लय बिगाड़ देता था और वो किसी काम की नहीं रहती थी। तो बस इसी चुनौती के जवाब में जन्म हुआ मरीन क्रोनोमीटर का। एक ऐसी घड़ी जो तूफान और लहरों से लड़ने के लिए ही बनी थी। लेकिन इसकी असली जादूगरी वो इसके मैकेनिकल दिल में छिपी थी। और वो दिल है एस्केपमेंट। इसे आप घड़ी की आत्मा भी कह सकते हैं। सोचिए, एक चाबी भरी स्प्रिंग में बहुत सारी बेकाबू एनर्जी होती है। एस्केपमेंट एक गेट कीपर की तरह उस एनर्जी को एक एक करके एक तय रफ्तार में छोड़ता है। और जो वो टिकटॉक की आवाज हम सुनते हैं ना, वो इसी की वजह से है। सबसे शुरुआती कोशिशों में से एक था ये वर्ज एस्केपमेंट। 1300 के दशक की तकनीक थी ये। हाँ, अपने समय के हिसाब से तो ये एक बहुत बड़ी छलांग थी, लेकिन समंदर की कठोर चुनौती के लिए ये काफी नहीं थी। और फिर कहानी में एंट्री होती है जॉन हैरिसन की। वो कोई बड़े साइंटिस्ट नहीं थे, बल्कि एक बढ़ाई थे जिन्होंने बस ठान लिया था कि इस पहेली को तो सुलझा कर ही रहेंगे। और ये है उनका बनाया हुआ शाहकार H4 क्रोनोमीटर। दिखने में एक बड़ी पॉकेट वॉच जैसी, लेकिन असल में एक ऐसा चमत्कार जो समंदर की हर चुनौती को जीत सकता था। हैरिसन की कहानी जिद और जुनून की एक मिसाल है। मतलब उन्होंने कोई 1-2 साल नहीं लगाए, बल्कि अपनी जिंदगी के कई दशक इस एक काम में लगा दिए। अपनी डिजाइन को बार बार बेहतर किया, हर नाकामी से सीखा, जब तक कि उन्होंने वो कर नहीं दिखाया जिससे सदियों से नामुमकिन माना जा रहा था। तो ये एस्केपमेंट आखिर काम कैसे करता है? बहुत आसान तरीके से समझते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी को झूले पर धक्का दे रहे हों। झूले की रफ्तार बनाए रखने के लिए आपको हर बार बिल्कुल सही वक्त पर एक हल्का सा धक्का देना पड़ता है। एस्केपमेंट भी घड़ी के बैलेंस व्हील के लिए ठीक यही काम करता है। हर टिक के साथ उसे एक नन्हा सा धक्का देता है ताकि उसकी रफ्तार कभी कम न हो। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जब इंसानों को लगा कि उन्होंने समय को काबू कर लिया है, तो एक नई अजीब पहेली सामने आ गई। एक बिल्कुल सही घड़ी ने अचानक गलत समय बताना शुरू कर दिया। और इस एक गड़बड़ी ने हमें अपने ही ग्रह के बारे में कुछ ऐसा सिखाया जो चौंकाने वाला था। हुआ ये कि अमेरिका में पहली पेंडुलम घड़ी भेजी गई। अब देखिए, यूरोप में तो वो घड़ी हफ्तों तक एकदम परफेक्ट चलती थी, लेकिन जैसे ही वो अटलांटिक पार करके बॉस्टन पहुंची, वो धीमी हो गई। हर दिन लगभग 30 सेकंड पीछे होने लगी। तो पहला शक तो यही हुआ कि भाई जरूर घड़ी सफर में टूट गई होगी। लेकिन सबसे अजीब बात तो तब हुई जब उस घड़ी को वापस यूरोप भेजा गया और वहां पहुंचते ही वो फिर से एकदम ठीक हो गई। अब बताइए, ये कैसे हो सकता था? इसका जवाब वाकई हैरान करने वाला था। जो गड़बड़ थी वो घड़ी में नहीं थी, वो थी हमारी अपनी पृथ्वी में।
उस एक घड़ी ने अनजाने में ही हमारे ग्रह का एक ऐसा राज खोल दिया था जिसके बारे में तब तक किसी को ठीक से पता नहीं था। असल में हमारी पृथ्वी एकदम गोल है ही नहीं। अपनी धुरी पर घूमने की वजह से ये बीच में से यानी भूमध्य रेखा पर थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली हुई है। समझ लीजिए एक संतरे की तरह जो ऊपर नीचे से थोड़ा दबा हुआ हो। इसका मतलब ये हुआ कि भूमध्य रेखा पर जमीन पृथ्वी के केंद्र से थोड़ी ज्यादा दूर है और दूरी के इस छोटे से फर्क से गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की ताकत में भी फर्क आ जाता है। ध्रुवों पर ग्रेविटी थोड़ी ज्यादा होती है और भूमध्य रेखा पर थोड़ी कम। और पेंडुलम की रफ्तार तो पूरी तरह से ग्रेविटी पर ही निर्भर करती है। जहां ग्रेविटी कमजोर वहां पेंडुलम का झूला धीमा और घड़ी भी धीमी। और पहेली सुलझ गई। सटीकता की ये दौड़ 20वीं सदी में एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच गई। अब बारी थी मैकेनिकल गियर्स को पीछे छोड़कर समय को क्रिस्टल और परमाणुओं के स्तर पर ले जाने की। यहाँ एक बहुत बड़ी छलांग लगी। हम घूमने वाले पहियों से हटकर कंपन करने वाले क्रिस्टल तक पहुंच गए। जब एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बिजली गुजरती है तो वो 1 सेकंड में हजारों बार एक जैसी रफ्तार से कांपता है और इसी ने हमारी क्वार्ट्ज घड़ियों को इतना ज्यादा सटीक बनाया। और आज हम सटीकता के शिखर पर हैं, एटॉमिक क्लॉक्स। ये घड़ियां परमाणुओं के अंदर होने वाले कंपन को गिनती हैं। ये इतनी सटीक हैं कि इन्हें अरबों साल तक भी चलाया जाए तो 1 सेकंड का फर्क नहीं आएगा। हमारे फोन का जीपीएस, इंटरनेट, स्टॉक मार्केट, हमारी आज की पूरी दुनिया इन्हीं घड़ियों के दम पर चल रही है। तो सटीकता की इस सदियों लंबी यात्रा का आखिर मतलब क्या है? ये कहानी सिर्फ बेहतर पुर्जे बनाने की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। जरा सोचिए, ये सब शुरू कहाँ से हुआ? समुद्र में रास्ता खोजने की एक जानलेवा जरूरत से। उस जरूरत ने एक इंजीनियरिंग के चमत्कार को जन्म दिया। उस चमत्कार ने अनजाने में हमें हमारी पृथ्वी का असली आकार सिखाया और सटीकता की वही खोज आज हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की नींव बन चुकी है। और अंत में शायद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे सबसे अच्छे तरीके से कहा था, घड़ी की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि समय को मापने की हमारी कोशिश असल में इस ब्रह्मांड को समझने की ही एक कोशिश है।